उत्तर लेकर आई हूँ। आज मैं प्रश्न उत्तर तथा अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करूंगी। पहला प्रश्न है, टिप्पणी कीजिए। गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता और ममता के बादल। गर्बीली गरीबी अर्थात कवि गरीब थे, परंतु उन्होंने उस गरीबी के साथ अपने स्वाभिमान का परिचय दिया। कवि को अपनी गरीबी से कभी भी हीनता या ग्लानि की अनुभूति नहीं हुई। वे स्वयं पर गर्व करते हैं, भले ही वे गरीब थे। दूसरे शब्द हैं भीतर की सरिता। भीतर की सरिता का अर्थ है अंतःकरण में बहने वाली कोमल भावनाएं, अर्थात कवि के मन में असंख्य कोमल भावनाएं व्याप्त हैं। उन भावनाओं को ही उसने अपने भीतर की सरिता बताया है। नदी में पानी के बहाव की तरह कवि की भावनाएं भी निरंतर प्रवाहित रहती हैं, बहती रहती हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता। किसी व्यक्ति से जब बहुत अपनापन होता है तब मनुष्य को अद्भुत सुख और शांति मिलती है। कवि को अपनी प्रियतमा का अपनापन, प्रेम पूर्ण व्यवहार हर समय बहलाता सहलाता रहता है। उसका इस प्रकार का कोमल व्यवहार, आत्मीयता पूर्ण व्यवहार अत्यंत प्रेमपूर्ण तथा कवि के कष्टों को निरंतर कम करने वाला रहता है या कष्टों को निरंतर कम करता रहता है। अंतिम है ममता के बादल। ममता का अर्थ है अपनत्व, ममत्व या स्नेह। जिसके साथ अपनत्व हो जाता है, अपनापन हो जाता है, उसके लिए व्यक्ति सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर रहता है, तैयार हो जाता है। कवि की प्रियतमा उससे बहुत अधिक स्नेह करती है। उसके स्नेह से कवि अंदर तक सराबोर रहता है, आप्लावित रहता है, भीगा रहता है। इसी कारण से कवि ने उस अपनत्व, उस स्नेह को ममता के बादल की संज्ञा दी है। सेकंड क्वेश्चन, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग किए गए हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी तरफ से उल्लेख कीजिए तथा उस पर टिप्पणी भी कीजिए। कविता में ऐसे अनेक पद टिप्पणी योग्य हैं और उन्हीं में से एक पद है, दिल में क्या झरना है, जिसका अर्थ है कि जिस प्रकार झरने में चारों तरफ पहाड़ियों से पानी इकट्ठा होता रहता है, निरंतर गिरता रहता है, उसे आप कितना भी खाली कर लें, जितना आप प्रयास करते हैं उसे खाली करने का, वह उतना ही और अधिक उमड़ घुमड़ कर पानी आता जाता है, प्रवाहित होता, बहुत अधिक संख्या में वो पानी निरंतर गिरता रहता है। ठीक इसी प्रकार कवि के हृदय में भी अपनी प्रेमिका के प्रति स्नेह उमड़ता रहता है और वह बार बार उस स्नेह को अपनी प्रेमिका पर न्योछावर करता है, उड़ेलता है। परंतु जितना वह उड़ेलता है वह और अधिक बढ़कर उसके हृदय में झरने के समान, एक मीठे स्रोत के समान उत्पन्न होता रहता है, निरंतर प्रवाहित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है से आरंभ होकर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है पर आधारित है। उपयुक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए यह भी स्पष्ट कीजिए कि यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर कवि अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों कहता है।
पहले इसकी व्याख्या स्पष्ट कर देते हैं। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुम्हारे साथ न जाने कौन सा संबंध है, न जाने कौन सा रिश्ता है, कैसा नाता है, कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूं, जितना बाहर उड़ेलता हूं, वह पुनः पुनः उससे कहीं ज्यादा अधिक सिमटकर मेरे हृदय में चला आता है और मेरा हृदय उससे भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दिल में, हृदय में कोई झरना प्रवाहित हो रहा है। वह स्नेह मीठे पानी के स्रोत के समान है जो मेरे अंतर मन को तृप्त करता रहता है। इधर मन में प्रेम है और उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है, सराबोर किए रहता है। कवि का आंतरिक और बाह्य जगत दोनों अपनी प्रेमिका के स्नेह से ही संचालित होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा प्रसंग दिया गया था कि व्याख्या के साथ साथ वह उस प्रेम को छोड़कर अंधकार अमावस्या में क्यों डूब जाना चाहता है। कवि चांद की तरह आत्मा पर चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की, डूबने की बात इसलिए कहता है क्योंकि कवि अपनी प्रेमिका के प्रेमिका के प्रकाश से उबरना चाहता है, निकलना चाहता है। वह यह चाहता है कि वह हमेशा उसके प्रेम से ही आच्छादित न रहे और उसे कई बार मन में बुरे विचार आते हैं कि भविष्य में यदि प्रेमिका से अलग होना पड़ा तब मैं कैसे अपने अस्तित्व को बचा पाऊंगा, कैसे मैं जीवित रह पाऊंगा। इसीलिए वह उस ऐसे प्रेम से दूर जाने की बात कहते हैं, अलग होने की बात कहते हैं, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तथा स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करने की भी उनकी इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पंक्तियां अंडरलाइन की गई हैं। तुम्हें भूल जाने की अंडरलाइन किया गया है पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में अमावस्या किया गया है, तीसरी में शरीर अंतर में पालूं, चौथी में झेलूं और अंतिम दो पंक्तियां मैं पढ़ देती हूं पर इसमें कोई अंडरलाइन नहीं किया गया है। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है पर आधारित पहला प्रश्न दिया गया है। यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए कवि ने किस विशेषण का प्रयोग किया है तथा उससे विशेष्य में क्या अर्थ जुड़ता है। प्रस्तुत काव्यांश में अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवी का प्रयोग किया गया है और इसके प्रयोग से अंधकार के घनत्व और उसकी अधिकता, गहनता का पता चलता है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या बताया है। कवि व्यक्तिगत संदर्भ में अंधकार को अपने शरीर और हृदय में व्याप्त कर लेना चाहता है, बसा लेना चाहता है ताकि वह प्रेमिका के स्नेह से स्वयं को दूर कर सके। वह एकाकी जीवन जीना चाहता है और इसी के लिए कवि ने अमावस्या शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्थिति से ठीक विपरीत वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त की गई है। इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख कीजिए। प्रस्तुत कविता में इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली स्थिति कुछ इस प्रकार है। इस स्थिति से तुमसे ही परिवेष्टित, अंतिम जो पंक्तियां मैंने दो पढ़, तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। कवि ने
प्रेमिका की आभा से सदैव घिरे रहने की स्थिति को उजाले के रूप में व्यक्त किया है। उजाला मनुष्य को रास्ता दिखाता है, उसका मार्ग प्रशस्त करता है। इसी तरह कवि की प्रेमिका का स्नेह रूपी स्थिति को उजाला कहना उसके जीवन पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित करने के विषय में या प्रोत्साहित करने जैसा बताया गया है। और अंतिम क्वेश्चन है, कवि अपने संबोध्य यानी जिसको यह कविता संबोधित की गई है, तुम जिसके लिए प्रयुक्त किया गया है, को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए कवि ने कौन सी युक्ति अपनाई है? और जो कविता में मैंने रेखांकित अंश बताए हैं, उन अंशों को ध्यान में रखकर आप उत्तर दीजिए। कवि अपने संबोध्य को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। अपनी बात को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए वह प्रेमिका को भूल जाने, उसके प्रभाव को शरीर और हृदय से हटा लेने, उतार लेने, झेलने और नहा लेने की युक्ति भरे शब्दों का प्रयोग करता है। वह अंधकार में इस प्रकार लीन हो जाना चाहता है कि अपनी प्रेमिका की स्मृति रूपी प्रकाश की किरण भी वहां उसे छू न सके। इसीलिए विवर और सुरंग जैसे शब्दों का, विवर और गुहा जैसे शब्दों का प्रयोग यहां किया गया है। और अभ्यास प्रश्न उत्तरों में अंतिम प्रश्न है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है और कविता का शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं, स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में अंतर्विरोध स्पष्ट है। कविता के प्रारंभ में कवि जीवन के हर सुख दुख को सहर्ष स्वीकारता है क्योंकि वह उसकी प्रेमिका को प्रिय है, प्यारा है। हर घटना, हर परिणाम को वह अपनी प्रिया की देन मानता है। दूसरी तरफ वह प्रिया की आत्मीयता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। एक की स्वीकृति तथा दूसरी की अस्वीकृति, दोनों में अंतर्विरोध है। कवि का आशय वास्तव में यह है कि अभी तक तो उसने सब कुछ सहर्ष स्वीकार कर लिया है, परंतु अब उसकी सहन शक्ति समाप्त होती जा रही है और वह जवाब दे रही है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रसंग और शीर्षक आता है अतिरिक्त प्रश्न और उत्तर। इसमें पहला प्रश्न है, कवि के जीवन में ऐसा क्या क्या है जिसे उसने सहर्ष स्वीकारा है? कवि के जीवन के सुख दुख की अनुभूतियों को कवि ने सहर्ष स्वीकारा है। उसके पास गर्बीली गरीबी है, जीवन के गहरे अनुभव हैं, विचारों की संपन्नता है, विचार वैभव, भावनाओं की बहती सरिता है, व्यक्तित्व में दृढ़ता है तथा अपनी प्रेमिका का प्रेम है। ये सब उसकी प्रियतमा को बहुत पसंद है, प्रिय है। इसीलिए उसने इन सब को सहर्ष स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तिबोध की कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि ने किसे सहर्ष स्वीकारा था। आगे चलकर वह उसी को क्यों भूल जाना चाहता था? कवि ने अपने जीवन में सुखद दुखद कटु मधुर व्यक्तित्व की दृढ़ता व मीठे तीखे अनुभव आदि सबको सहर्ष स्वीकारा था क्योंकि वह इन सबको अपनी प्रेमी इन सबके स्वीकार करने के साथ साथ अपनी प्रेमिका के प्रेम से जुड़ाव महसूस करता है, जुड़ाव कर पाता है। कवि का जीवन अपनी प्रेमिका के स्नेह से आच्छादित है और वह अतिशय भावुकता और संवेदनशील ढंग से तंग आ चुका है। संवेदनशीलता बहुत अधिक बढ़ गई है, इसीलिए इससे छुटकारा पाने के लिए वह विस्मृति के अंधकार में
डूब जाना चाहता है, खो जाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहर्ष स्वीकारा है कि कवि ने जिस चांदनी को सहर्ष स्वीकारा था उससे मुक्ति पाने के लिए वह अंग अंग में अमावस की चाह क्यों कर रहा है। कवि अपनी प्रेमिका के अतिशय स्नेह भावुकता के कारण अब परेशान हो गया। अब वह अकेले जीना चाहता है ताकि मुसीबत आने पर वह अकेले उसका सामना कर सके। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है और यह तभी संभव हो सकता है जब वह अपनी प्रेमिका के स्नेह से मुक्ति पा सके, उससे दूर जा सके। अतः वह अपने अंग अंग में अमावस की चाह कर रहा है, अमावस की कामना कर रहा है ताकि प्रिया के स्नेह से दूर हो सके और आत्मनिर्भर बन सके। और आज के अंक का अंतिम क्वेश्चन है, सहर्ष है स्वीकारा है कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। सहर्ष स्वीकारा है कविता गजानन माधव मुक्ति बोध जी के काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है। इसमें कवि ने अपने जीवन के समस्त अनुभवों, सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक आदि स्थितियों को सहर्ष स्वीकारने की बात कही है, क्योंकि इन सब के साथ वह अपनी प्रेमिका का जुड़ाव अनुभव करता है और कवि का जो कुछ भी है वह सब उसकी प्रेमिका को बहुत अच्छा लगता है। कवि अपनी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में उठती भावनाएं, जीवन में मिली उपलब्धियां, विचारों के संपन्नता सभी के लिए अपनी प्रियतमा को ही, प्रेमिका को ही प्रेरक मानता है। कवि को ऐसा भी लगता है कि वह अपनी प्रेमिका के प्रेम के प्रभाव स्वरूप अब कमजोर पड़ता जा रहा है। उसे अपना भविष्य अब अंधकारमय लगने लगा है। वह अंधकारमय गुफा में एकल जीवन, एकाकी जीवन व्यतीत करना चाहता है और जिसके लिए वह अपनी प्रेमिका से पूरी तरह से दूर जाकर उसे भूल जाना चाहता है ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। आज के इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी मैं।